प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विश्व कथा साहित्य से रूसी साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय की लिखी एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी, जिसका शीर्षक है आम के बराबर गेहूं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। एक समय की बात है, नदी के किनारे कुछ बालक खेल में मस्त थे और मस्ती में नदी के किनारे पड़ी रेत से एक दूसरे पर गोले से बना बनाकर उछाल रहे थे कि अचानक उन्होंने एक चीज वहां पर पड़ी देखी। देखने में वह बिल्कुल अनाज के दाने जैसी लगती थी और उसके मध्य में उसके एक लकीर सी बनी थी, जैसे दो दलों को आपस में जोड़ दिया गया हो। आश्चर्य की बात यह थी कि उसका आकार इतना बड़ा था जैसे कोई देसी आम हो। एक राहगीर ने बच्चों के हाथ में उसे देखा तो उसने रुककर उसे भली प्रकार हाथ में लेकर पारखी दृष्टि दौड़ाई। तब उसने बच्चों को 2 पैसा देकर उसे ले लिया। वह राहगीर उसे अपने कब्जे में करके ले गया और राजधानी के शहर में वहां राजा के हाथ विचित्रताओं के नाम पर उसे बेचकर दौलत बनाई। राजा ने अपने राज दरबार के नौरत्न पंडितों को बुलवाया और कहा, कृपया इसे जांच परख कर बताएं यह कौन सी वस्तु है। पंडितों ने बहुत सोच विचार किया, परंतु उन्हें उस वस्तु के विषय में कोई जानकारी हासिल न हुई। अंततः वह दाना एक दिन खिड़की पर रखा था कि एक मुर्गी उड़ती हुई आई और उसमें अपनी नुकीली चोंच मारने लगी। फलस्वरूप उसमें छेद हो गया। तब पंडितों ने देखा कि अरे, यह तो गेहूं का ही दाना है। इस पर समस्त पंडितों ने राज दरबार में जाकर कहा, महाराज, यह दाना अन्नराज गेहूं का है। पंडितों की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पंडितों से कहा कि कहाँ और कब ऐसा अनाज का दाना उत्पन्न हुआ, इसका पता आप स्वयं लगा कर दें। समस्त पंडित फिर सोच विचार में पड़ गए। उन्होंने अपनी पुस्तकें टटोली और शास्त्र छाने, लेकिन इस विषय में कोई जानकारी हासिल न हुई। अंततः वह राज दरबार पहुंचे और बोले, महाराज, हम इस विषय में कुछ भी नहीं बता सकते। इसके विषय में हमने अपनी पुस्तकें तक टटोल मारी, लेकिन इसकी बाबत उनमें कोई उल्लेख नहीं मिला। इसकी बाबत तो किसानों से पूछना पड़ेगा महाराज। शायद कोई उनमें अपने पुरखों से इसके विषय में जानकारी रखता हो कि कहाँ और कब गेहूं का दाना इतना बड़ा पैदा हुआ करता था। सो महाराजा ने आदेश दिया कि हमारे समक्ष सभी ज्यादा उम्र के किसान लोगों को उपस्थित किया जाए। आखिरकार ऐसा भी एक व्यक्ति उपस्थित कराया गया, जिससे पता चलने की आस बंधी। वह व्यक्ति बहुत वृद्ध था और उसकी कमर भी बुढ़ापे के कारणवश झुक गई थी। दांत भी नहीं थे। चेहरा मुल्तानी मिट्टी की भांति पीला था। राजा के दीवान ने यह दाना राजा के आदेशानुसार उस बूढ़े व्यक्ति को दिखाया, लेकिन बुढ़ापा इतना था कि आंखों की लाइटें भी 0 वाट के बल्ब से कम नजर पड़ती थी। अर्थात उसने उसे हाथ में लेकर बामुश्किल टटोल कर देखा। राजा ने पूछा, बाबा, क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा दाना कहाँ और कब पैदा हुआ? क्या भूत में कभी तुमने इतने बड़े दानों का अनाज कभी खरीदा है या कभी अपने खेत में बोया या उगाया हो? लेकिन राजा को इस बात का अंदाजा न था कि बुढ़ापे में बेचारा निपट बहरा भी हो सकता है, पर फिर भी वह राजा की बात मुश्किल से सुन सका और बहुत देर में वह राजा की बातों को समझ पाया। अंततः उसने जवाब दिया, नहीं, इस तरह का अनाज न मैंने कभी बोया है, न काटा है, ना ही कभी खरीदा है। जब अनाज बेचा या खरीदा करते थे, तभी से लेकर आज तक जैसा आज है वैसा ही अनाज तब था। लेकिन मेरे बाप से अगर पूछकर देखें, उन्होंने शायद सुना हो कि वैसा ही अनाज का दाना कहाँ उगा करता था। इस पर राजा ने अपने दीवान से उस बूढ़े के बाप को उपस्थित करने का आदेश दिया। उसकी अत्यंत खोजबीन के पश्चात उसे महाराज के समक्ष उपस्थित किया गया। यह एक बैसाखी से चलता हुआ आया। राजा ने उसके हाथ में दाने को रखा। उस किसान ने दाने को बड़ी गौर से देखा। उसकी आंखों में चमक अभी भी बाकी थी। उसने दाने को भली प्रकार से देखा।
राजा ने पूछा, बता सकते हो चौधरी कि यह दाना कहाँ उत्पन्न होता है? क्या भूत में तुमने इस प्रकार का अनाज कभी खरीदा बेचा था या अपने खेत में बोया उगाया है? वह बूढ़ा आदमी थोड़ा ऊंचा तो सुनता था, लेकिन अपने बेटे की भांति वह इतना बेहाल न था। उसने कहा, नहीं, मैंने इस प्रकार के अनाज के दाने को न कभी अब से पहले देखा, न बोया, न काटा, न खरीदा और न कभी बेचा। कारण यह है कि हमारे जमाने में सिक्के का चलन नहीं था। सभी अपने अपने खेतों में अनाज उगाते थे। यदि किसी को कोई कमी होती थी तो आपस में ही अदल बदल कर उसकी पूर्ति कर लिया करते थे। मैं इसके बारे में नहीं बता सकता कि यह कहाँ उत्पन्न होता है। हमारे जमाने में अनाज का दाना आज के दाने के हिसाब से काफी भारी हुआ करता था, लेकिन ऐसा अनाज का दाना मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, मैंने अपने बाप को कहते सुना है कि उनके जमाने में गेहूं काफी बड़ा होता था और एक दाना ही बहुत चून देता था। यदि आप उनसे जानकारी लें तो कुछ पता अवश्य चल सकता है। सो महाराज ने इन बाप के बाप को भी उपस्थित करने हेतु आदेश दिया। गहन खोजबीन के पश्चात आखिरकार उसे भी ढूंढ निकाला और उसे राजा के समक्ष उपस्थित कर दिया गया। वह बिना किसी लाठी के सहारे चलता हुआ राज दरबार में हाजिर हुआ। उनकी नज़र में कोई फर्क न था। कानों से बिल्कुल ठीक ठाक सुनता था और बात भी साफ तौर पर स्पष्ट करता था। महाराज ने उस दाने को उसके हाथ में दिया। उस वृद्ध पितामह सरीखे इंसान ने उसे पारखी दृष्टि से देखा और हाथ में हिला डुला कर परखा। फिर बोला, आज एक जमाने के बाद ऐसा गेहूं देखने को नसीब हुआ है। यह कहकर उसने जरा सा कतर कर जीभ पर रख लिया। बोला, हाँ, यह उसी किस्म का दाना है। राजा ने पूछा, पितामह, यह बताने की कृपा करें कि कब और कहाँ इस प्रकार का गेहूं उत्पन्न हुआ करता था। क्या तुमने कभी ऐसा गेहूं उगाया है या खरीदा हो? उस वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज, हमारे जमाने में ऐसा ही गेहूं खेतों में उपजा करता था। मैं ऐसे अनाज का भोजन करके ही जवान हुआ हूँ। दूसरों को भी ऐसा ही अनाज मैंने खिलाया है। ठीक इसी प्रकार के गेहूं का दाना हमारे खेत की बालों में पड़ा करता था। उसी अनाज को सभी बोते, काटते और गाहते थे। राजा ने पूछा, पितामह, यह भी बताने की कृपा करें कि यह गेहूं का दाना आप कहीं से मोल खरीद कर लाए थे या स्वयं ही यह धरती से उपजा था? वृद्ध आदमी राजा की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, हमारे जमाने में अन्न को बेचने की बात को पाप समझा जाता था। इसे बेचने से कोई पाप का भागीदार न बनता था। ऐसी बात सपने में भी सोचना पाप है। रही सिक्कों की बात, तो हम तो इन्हें जानते भी न थे। हर किसी के पास अपनी पूर्ति हेतु अनाज रहता ही था। राजा ने कहा, तो तुम्हारे वह खेत कहाँ पर थे जहाँ इस तरह का अनाज उपजता था? वृद्ध पुरुष ने उत्तर दिया, हमारे खेत क्या महाराज, प्रभु की यही वसुंधरा तब भी थी। जहाँ हल जोता और परिश्रम किया कि वही हमारा खेत हुआ। जमीन छूटी बिछी थी, मालिक मिल्कियत की बात ही न थी। जमीन के ऊपर कभी भी मेरे तेरे का सवाल न उठता था। एक हाथ का परिश्रम ही ऐसी चीज होती थी कि जिसमें हर व्यक्ति अपना हक मानते थे, अन्यथा कोई नहीं। राजा ने कहा, 2 प्रश्नों का और उत्तर दीजिए पितामह। प्रश्न प्रथम यह है कि वसुंधरा पहले ऐसा दाना कैसे उपजती थी और अब उपजना क्यों बंद हो गया? दूसरा प्रश्न यह है कि आपका पोता तो बैसाखियों के सहारे चलता हुआ यहाँ आया, बेटा एक लाठी के सहारे चलता हुआ पहुंचा और आप बिना किसी सहारे के चलते हुए किस तरह आ गए? आपकी आंखों की रोशनी भी अभी तक बरकरार है, दांत भी काफी मजबूत हैं और वाणी साफ सुथरी और मधुर है। यह सब किस प्रकार संभव हुआ? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, ऐसा इस कारणवश संभव हुआ है, आज व्यक्तियों ने अपनी मेहनत के भरोसे रहना छोड़ दिया है और अन्य के परिश्रम का आसरा थाम कर रहते हैं। हमारे जमाने में लोग प्रभु के नियमों का पालन करते थे और उसी के अनुसार रहते थे। जो उनका था वही उसका था।
दूसरे के परिश्रम और उसके फल की इच्छा का उन्हें कोई लोभ नहीं होता था। स्वयं अपने परिश्रम के फल की प्राप्ति की कल्पना करते थे, किसी अन्य के लाभ से उनका कोई मोह न था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।